सभी, जैसा कि आपको पता है हम नॉर्सेट का 2021 एग्ज़ाम पेपर जो है उसको सोल्व कर रहे हैं मेमोरी बेस्ड वाले को। और हमने अभी तक कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस अभी हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलीरियम इन ओल्डर एडल्ट। यानी कि ओल्डर एडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डिलीरियम होने का, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लॉन्ग टर्म मेडिसिन, अल्कोहल विड्रॉल, हाइपोक्सिया और डेमेंशिया। देखिए डिलीरियम जो है वो मोस्ट कॉमन कोजेज़ की अगर यहाँ पे बात करें डिलीरियम होने के ओल्डर पेशेंट्स में, तो वो डेमेंशिया की वजह से होता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक साइकोसिस एक वर्ड है, ऑर्गेनिक साइकोसिस, इसी में ऑर्गेनिक साइकोसिस में हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, ये डिलीरियम और दूसरा डेमेंशिया। तो जो डिलीरियम है ये एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम है और डेमेंशिया जो है ये क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम है। ठीक है, अब एक्यूट जो है डिलीरियम हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है डेमेंशिया वाले में। डिलीरियम में मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस और डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल देखने को मिलेगा। और जो डेमेंशिया वाला है जो क्रोनिक है उसमें पार्किंसंस डिजीज़, हंटिंगटन्स कोरिया और जो एल्जाइमर्स डिजीज़ है इनके सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि डिलीरियम में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक साइकोसिस कौन सा है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक साइकोसिस, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक साइकोसिस, देखिए ऑर्गेनिक साइकोसिस तो दो हैं, कौन कौन से हैं, डिलीरियम और डेमेंशिया। लेकिन मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक साइकोसिस की यहाँ पे हम बात करें तो आएगा आंसर डिलीरियम। डिलीरियम इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक साइकोसिस, बट डिलीरियम होने के मोस्ट कॉमन कोजेज में आएगा हमारा डेमेंशिया ओल्डर पेशेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देखिए अगर हम एनीमिया की बात करें तो एनीमिया जो है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक भी होता है। ये सब जो टाइप्स हैं ये सेल्स जो हमारी आरबीसी है उसका साइज़ क्या है और उसमें हीमोग्लोबिन कितना है इस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। देखिए एक तो है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, दूसरा है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, एक है दूसरा एक मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक और एक है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक यानी कि सेल का साइज है वो नॉर्मल है, नॉर्मोक्रोमिक यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट जो है वो नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है आपका कोजेज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक यानी कि जो सेल्स का आरबीसी का जो साइज है वो छोटा है, ठीक है, स्मॉल साइज की आरबीसी है। और हाइपोक्रोमिक यानी कि उसके अंदर जो क्रोमिक जो कंटेंट है वो कम है, डिक्रीज कंटेंट है और साइज आरबीसी का छोटा है। तो ये किस रीजन से या इसको हम कौन से वाला एनीमिया बोलते हैं, कोज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इनमें से कौन सा है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो है ये वाला एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी जब पेशेंट में हो जाती है तो वहाँ पे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो विटामिन B12 और B9 की कमी की वजह से होता है, क्योंकि विटामिन B12 और B9 जो है ये सेल के डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब इन विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी रहेगी तो सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो सेल का साइज बढ़ जाएगा और इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ पे मैक्रोसाइटिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, मैक्रोसाइटिक, क्योंकि सेल का साइज जो है वो बढ़ जाएगा और सेल की जब साइज बढ़ जाएगी तो वहाँ पे जो क्रोमिक कंटेंट यानी कि जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है, यानी कि आयरन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नॉर्मल पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो ऑप्शन दिया गया है 3 to 5, 5.5 to 6.5, अबव 6.5 और 4.5 to 5.5। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड की अगर हम बात करें तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन का मतलब होगा यहाँ पे 7 से ज़्यादा, तो एल्कलाइन पीएच यहाँ पे 7.4 होती है एमनियोटिक फ्लूइड की। इसको हम लिक्विड एमनी के नाम से भी जानते हैं। 12 वीक पे इसका अमाउंट प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस में कितना होता है 50 ml। 12 वीक पे 50 ml देखने को मिलेगा, 20 पे 400 ml देखने को मिलेगा,
36 वीक जब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन रहेगा वहाँ पे अप्रॉक्स 1 लीटर देखने को मिलेगा। और जब टर्म प्रेगनेंसी होगी यानी कि 38 से 42 वीक के बीच में जहाँ पे 600 से 800 ml देखने को मिलेगा। ये इतना इसका क्वांटिटी रहती है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हर 3 घंटे में रिप्लेस होता रहता है, ठीक है, हर 3 घंटे में एमनियोटिक फ्लूइड रिप्लेस होता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कलर चेंजेस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए अगर सैफरन कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो ये सैफरन कलर का है या ग्रीनिश येलो या सैफरन कलर का है, तो इसका मतलब है कि पोस्ट मैच्योरिटी को शो कर रहा है। और गोल्डन कलर अगर है तो ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से हो सकता है। अगर डार्क रेड कलर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये इंट्रायूट्राइन हेमरेज या हेमरेज की वजह से हो सकता है। और डार्क ब्राउन कलर अगर है तो ये इंट्रायूट्राइन डेथ की वजह से देखने को मिल सकता है। इसके हम यहाँ पे इम्यूनोटिक फ्लूइड इंडेक्स की बात करें तो 5 से 25 होता है। 5 से अगर कम है इंडेक्स तो इसका मतलब है ओलिगोहाइड्रोमनिया, और 25 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमनिया। अगर वॉल्यूम में बात करें तो ओलिगोहाइड्रोमिया में लिक्विड एमनी या एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 200 ml से कम होता है, पॉलीहाइड्रोमनिया में 2 लीटर से ज़्यादा होता है। और ये इसके बारे में हो गया। अगर ग्रीन कलर का है एमनियोटिक फ्लूइड, अगर ग्रीन कलर का है, मेकोनियम स्टेन्ड है, तो इसका मतलब है वो फीटल डिस्ट्रेस को शो कर रहा है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड है कि अगर इंक्रीज लेवल हमें देखने को मिल रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इन एमनियोटिक फ्लूइड, अगर एमनियोटिक फ्लूइड में एसिटाइल कोलिनेस्टरेज का लेवल बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ओपन NTD, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी में है। इस वजह से एसिटाइल कोलिनेस्टरेज का लेवल एमनियोटिक फ्लूइड में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेशेंट इज टेकिंग हेलोपेरिडोल एंड एट होम पेशेंट इज नॉट एबल टू सिट क्वाइटली ड्यूरिंग द क्लिनिकल विजिट, पेशेंट हैज़ अर्ज टू वॉक, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। देखिए एक पेशेंट हेलोपेरिडोल ले रहा है, होम विजिट में आया है, पेशेंट डॉक्टर के पास में क्लिनिक विजिट में देखा है कि पेशेंट हैज़ अर्ज टू वॉकिंग, पेशेंट बार बार वॉक कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। पेशेंट को अभी कौन सा सिम्टम आपने देखने को मिल रहा है? देखिए हेलोपेरिडोल मेडिकेशन जो है वो एक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। एंटीसाइकोटिक में भी टाइपिकल और एटाइपिकल 2 तरह के होते हैं। तो टाइपिकल एंटीसाइकोटिक जो मेडिकेशन है वो हेलोपेरिडोल इसका टाइप है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। हेलोपेरिडोल के यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करें तो फोटो सेंसिटिविटी जो है इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है। हेलोपेरिडोल वाले पेशेंट में या टाइपिकल एंटीसाइकोटिक जो पेशेंट्स लेते हैं उनमें ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। EPS के इफेक्ट में ही आता है एकथीसिया, रेस्टलेसनेस, टार्डिव डिस्काइनेसिया और इरिटेबल। एकथीसिया का मतलब होता है ये वॉकिंग टॉकिंग पर्सन, पेशेंट बोलता रहेगा बहुत ही ज़्यादा, इधर उधर चलता रहेगा और बहुत ही ज़्यादा बात करेगा। रेस्टलेसनेस पेशेंट को देखने को मिलता है। टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब होता है जो इनवॉलंटरी रिदमिक स्टेरोटाइपिक मूवमेंट जो होते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के, उनको हम बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया। इरिटेबिलिटी पेशेंट में देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्यूडो पार्किंसन वाले सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं, डिस्टोनिया, कंबाइंड टोर्टिकोलिस, नेक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, टंग, जॉ, नेक, ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है वॉकिंग टॉकिंग की, तो वॉकिंग टॉकिंग जो पर्सन देखने को मिलेगा वो एकथीसिया का फीचर है, इसलिए ए ऑप्शन जो आपका सही आंसर जाएगा। पेशेंट हेलोपेरिडोल वाले के रिगार्डिंग अगर वो बात करें तो फोटोसेंसिटिविटी इसका मेजर साइड इफेक्ट है। मैक्सिमम एक्स्ट्रा पैरानोमल सिम्टम्स जो है वो हेलोपेरिडोल के साथ में आते हैं। हेलोपेरिडोल मेडिकेशन जो पेशेंट लेता है उसमें मैक्सिमम एक्स्ट्रा पैरानोमल सिम्टम देखने को मिलते हैं और मिनिमम एक्स्ट्रा पैरानोमल सिम्टम जो है वो क्लोजापिन मेडिकेशन लेने के साथ में देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम EPS देखने को मिलेगा हेलोपेरिडोल के साथ और मिनिमम देखने को मिलेगा क्लोजापिन के साथ में। और जो पेशेंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन लेते हैं उनको हम एंटासिड मेडिकेशन जो है वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये मेडिकेशन जो है वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, इसलिए उनका प्रॉपर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कन्वर्ट 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड। देखिए फ़ारेनहाइट वाले को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए आपको बोला गया है। तो देखिए 1-2 फॉर्मूले होते हैं हमारे, अगर फ़ारेनहाइट से हम सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो हमारा फॉर्मूला है C बराबर F-32 इंटू 5/9, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हमारा फॉर्मूला है C इंटू 9/5 + 32, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले को हम यूज़ करके अगर 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो
38.4 आएगा और ये इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों ही इक्वल होता है, यानी कि अगर आप इसको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो -40 डिग्री और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी दोनों में सेम आएगा। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए फीमेल पेशेंट हैज़ कम विद फेशियल बर्न इंजरी इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन कॉन्शियस कंडीशन, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट। ये एक पेशेंट है जिसका फेशियल बर्न इंजरी हुआ है, आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, पेशेंट कॉन्शियस है, अभी आप क्या करेंगे ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन, अप्लाई सल्फासाइलाज़ाइन सजेस्ट टू कम आफ्टर 7 डेज इन द इमरजेंसी। अभी सल्फासाइलाज़ाइन लगा देंगे पेशेंट के बर्न एरिया पे और 7 दिन बाद में बुलाएंगे इमरजेंसी में, या फिर एडमिट द पेशेंट एंड स्टार्ट फर्दर ट्रीटमेंट। पेशेंट को एडमिट करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, ओपन बर्न एरिया इन एयर वाले एरिया में, ओपन एरिया में बर्न्स को ओपन करेंगे। या लास्ट अप्लाई सल्फासाइलाज़ाइन एंड सजेस्ट टू कम इन हॉस्पिटल आफ्टर 48। अभी सल्फासाइलाज़ाइन ऑइंटमेंट लगा देंगे और फिर आने के लिए बोलेंगे कि 48 आवर्स के बाद में आना। देखिए, अगर फेशियल बर्न इंजरी पेशेंट में होता है या अपर चेस्ट का इंजरी होता है तो वहाँ पे पेशेंट को इनलेशनल हो जाने के कारण वहाँ पे अपर एयरवे जो है वहाँ पे एडिमा और स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। इस वजह से अगर एडिमा और स्वेलिंग देखने को मिल रहा है तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए हमारी यहाँ पे मेन प्रायोरिटी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो ये होती है, इसलिए हम पेशेंट को यहाँ पे एडमिट करेंगे और उसके फर्दर ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सल्फासाइलाज़ाइन और जो है ये अभी नहीं करना है, क्योंकि अगर इमरजेंसी में अब आप 7 दिन बाद में बुला रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फेशियल बर्न इंजरी है तो उसको इनहेलेशनल इंजरी होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओपन बर्न एरिया इन एयर में ओपन बर्न एरिया को कभी भी ओपन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अप्लाई सल्फासाइलाज़ाइन एंड सजेस्ट टू कम इन हॉस्पिटल आफ्टर 40। सल्फासाइलाज़ाइन भी अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सल्फासाइलाज़ाइन जो है वो बर्न एरिया में स्कैरिंग क्रिएट करता है, इसलिए तुरंत ये नहीं लगाई जाती। यहाँ पे हम बैक्टीरियसिन नाम से एक ऑइंटमेंट आती है उसको लगा सकते हैं, वो एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए पेशेंट हैज़ क्रोनिक लीवर डिजीज विद डिस्टर्ब ऑफ कोगुलेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि एक लीवर डिजीज वाला पेशेंट है, क्रोनिक CLD है उसको, और इस वजह से पेशेंट को कोगुलेशन डेफिशिएंसी हो रही है। तो क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास में तो हम इस मेमोरी बेस्ड पेपर है, हम इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है कि क्रोनिक लीवर डिजीज वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलता है। क्रोनिक लीवर डिजीज वाले पेशेंट में जो फैट सोल्यूबल विटामिन है A, D, E और K, इनके A, D, E के स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन K क्या है हमारा, क्लोटिंग में हेल्पफुल रहता है, तो इसका लेवल कम हो जाएगा तो क्या है, पेशेंट में कोगुलेशन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ये है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द जो क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, है उनका प्रोडक्शन जो है वो लीवर के थ्रू ही होता है, लीवर से होता है। और जब पेशेंट में क्रोनिक लीवर डिजीज़ देखने को मिलेगा तो लीवर डैमेज हो जाएगा, क्लोटिंग फैक्टर का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसलिए पेशेंट में कोगुलेशन या ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी या कोगुलेशन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच फ्लूइड यूज टू इन्फ्लेट इन यूरिनरी कैथेटर बैलून, जबकि यूरिनरी कैथेटर बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए इनमें से आप कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, NS, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, RL और डिस्टिल वाटर। देखिए, जो पेशेंट को जब हम कैथेटर लगाते हैं तो उसमें जो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए हम जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो हमारा होता है डिस्टिल वाटर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके अलावा अगर कैथेटर से रिगार्डिंग हम बात करें तो देखिए, NS का यूज़ हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि NS जो है वहाँ पे जाकर के क्रिस्टलाइजेशन कर देगी, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो हार्ड हो जाएगा जो बैलून है अंदर वो, और जब हम कैथेटर को रिमूव करेंगे तो वो रिमूव नहीं हो पाएगा, रिमूवर में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा एक कैथेटर से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें कितना, आइडियली 10 से 15 ml हम इसमें अमाउंट डालते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 30 ml तक हो सकता है। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है किस फ्रेंच का आपने कैथेटर यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा जब हम यूरिनरी कैथेटर की टेपिंग की अगर बात करेंगे तो ये इनर एस्पेक्ट जो है हमारे पेशेंट की थाई का, वहाँ पे हम इसको अटैच करते हैं या उसके साथ में चिपका देते हैं ताकि जो टेलीस्कोपिंग जो है कैथेटर का वो नहीं हो पाए, ठीक है। इसके अलावा अगर लंबे समय तक हमें कैथेटर यूज़ करना है तो उसके लिए हम फिर सिलिकॉन वाला कैथेटर यूज़ करते हैं, ना कि रबर कैथेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब भी किसी पेशेंट को हमें कैथेटर इंसर्ट कराना है तो प्रॉपर एंटीसेप्टिक मेजर्स का यूज़ करते हुए प्रॉपर टेक्निक के साथ में स्टेराइल ग्लव्स और ड्रेसिंग सेट या जो जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं पूरा पेंटिंग करने के लिए कैथेटर को किसी भी तरह से दूसरी चीज़ को टच नहीं कराना है, प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करते हुए इंसर्ट कराना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स टू ब्रेक चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या बेस्ट थिंग कौन सी है? हैंड वॉश। आपको जहाँ भी हैंड वॉश दिखे वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हैंड वॉश जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए लैक्टेटिंग मदर हिस्ट्री ऑफ 4 days फीवर, वार्मनेस, टेंडरनेस एंड पेन इन लेफ्ट ब्रेस्ट, विच मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट। एक पेशेंट है, एक मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, 4 दिन के हो गए, उसको फीवर हो रहा है, वार्मनेस हो रहा है, टेंडरनेस और पेन इन लेफ्ट ब्रेस्ट देखने को मिल रहा है। आप इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट रहेगा आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑप्शन है अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना है। वार्म कंप्रेस बिफोर फीडिंग वार्म कंप्रेस करवाना है। या मेडिकेशन यूज टू सप्रेस फॉर ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है उसको कम करने के लिए मेडिकेशन देंगे। या इंसीजन एंड ड्रेनेज IND करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सिम्टम्स है कौन से? फीवर है 4 दिन से, वार्मनेस है, टेंडरनेस है और पेन है। ये सिम्टम्स जो है मास्टाइटिस के सिम्टम्स हैं, ये पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 वीक तक अगर कंटिन्यू यहाँ पे अगर इन्फेक्शन बना रहता है तो ये इनके लिए फिर आगे का प्रोसीजर है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। अगर वहाँ पे पस बन गया तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 4 दिन हुए। अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करेंगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा एंगोज ब्रेस्ट देखने को मिलेगा। एंगोज ब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ब्रेस्ट में और भी ज़्यादा मिल्क रहेगा, तो आपको अवॉइड नहीं करना है। और अगर अवॉइड करेंगे तो बेबी को क्या पिलाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए ए ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है मेडिकेशन यूज टू सप्रेस फॉर ब्रेस्ट मिल्क के सप्रेशन को कम करने के लिए कोई भी मेडिकेशन हम नहीं देंगे। यहाँ पे हम क्या है करेंगे, वार्म कंप्रेस बिफोर फीडिंग। बेबी को फीडिंग कराने से पहले ब्रेस्ट में वार्म कंप्रेशन देंगे। और इंट्रा फीडिंग यानी कि जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं फ्रीक्वेंटली कराएंगे। वार्म पैक अप्लाई करेंगे बिफोर फीडिंग और आइस पैक अप्लाई करेंगे बिटवीन फीडिंग। जब बेबी को फीडिंग करा रहे हैं तो आइस पैक अप्लाई करेंगे और फीडिंग कराने से पहले हम उस ब्रेस्ट को वार्म कंप्रेशन से या वार्म एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वार्म कंप्रेशन देंगे बिफोर फीडिंग और अगर बिटवीन फीडिंग की बात की जाए तो वहाँ पे आइस एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस इन 38-year-old लैक्टेटिंग मदर। 38-year-old लैक्टेटिंग मदर में मोस्ट कॉमन कोज क्या है ब्रेस्ट एब्सेस का? देखिए ब्रेस्ट जो एब्सेस यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मास्टाइटिस हो जाने के बाद में देखने को मिलेगा, और जो मास्टाइटिस है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, और ब्रेस्ट एब्सेस जो है वो भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस, स्ट्रेप्टोकोकाई और इकोलाई ये ब्रेस्ट एब्सेस नहीं क्रिएट करते हैं। मास्टाइटिस की वजह से बेबी में या पेशेंट में ब्रेस्ट एब्सेस देखने को मिलेगा, और मास्टाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड नहीं है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है LNG लेवोनॉर्जेस्ट्रोल, मिफेप्रिस्टोन, इंट्रायूटेराइन डिवाइस और हाई डोज ऑरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग। देखिए लेवोनॉर्जेस्ट्रोल जो है ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। यहाँ पे आंसर सी आपका सही जाएगा, क्योंकि जो हाई डोज ओरल पिल्स जो होती हैं यानी कि जो कंबाइंड पिल्स जो हमारे पास में आती है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वाली, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जाएगी। तो इनका अगर हाई डोज है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं आता है, क्योंकि इनमें जो हम मेडिकेशन जो लेते हैं या ओरल पिल्स जो होती हैं ये कंबाइंड वाली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वाली, इनका क्या काम होता है, इनका एक्शन कैसे होता है, ये ओवुलेशन को इनहिबिट करती है। ये जो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्शन जो पेशेंट लेता है तो ओवुलेशन इनहिबिट करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मान लीजिए होने के चांसेज है, मान लीजिए ओवुलेशन हो गया और अभी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेज है, तो क्या अभी ओवुलेशन हो जाने के बाद ओवुलेशन इनहिबिशन मेडिकेशन लेने का तो कोई रिजल्ट ही देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जाएगा। लेकिन लेवोनॉर्जेस्ट्रोल में क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन ये एंटी प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर जो है या प्रोजेस्टेरोन के साथ में कम्पिटिट करेगी, और जो प्रेगनेंसी को स्टे करने के लिए और डेवलप होने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अगेंस्ट में एक्शन इसका होगा, और ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। इसलिए लेवोनॉर्जेस्ट्रोल को हम स्टार्टिंग के 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है वहाँ पे यूज़ करने के लिए बोलेंगे। और मिफेप्रोजेस्टेरोन ये भी एक एंटी प्रोजेस्टेरोन है, ये भी यूज़ कर सकता है पेशेंट, ये भी एक स्टार्टिंग के 72 आवर्स में दी जाएगी। और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज जो हैं इनको भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में यूज किया जाता है विद इन पीरियड ऑफ 5 days। 5 days तक के अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है और उसके बाद में अगर 5 दिन के बाद में इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लगाई जाती है तो ये भी एक 97% तक का कम्प्लिकेशंस देती है, रिजल्ट देती है कि 97% तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हैं ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया जो होती है, इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है उसको
नहीं होने देगी, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। इसलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में हम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का भी यूज़ करते हैं, मिफेप्रोस्टोन का भी यूज़ करते हैं और लेवोनाजिस्ट्रोल का भी यूज़ करते हैं। लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में हम हाई डोज ओरल पिल्स जो हमारे पास में होती है, कंबाइंड पिल्स जो आती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, इनका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कंबाइंड पिल्स जो है ये ओवुलेशन को इनहिबिट करने का काम करती है और बाकी इन तीनों मेडिकेशंस के अलग अलग काम है। इसलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में हाई डोज ओरल पिल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ICD-10 मोस्ट सीवियर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मोस्ट सीवियर सिम्टम्स क्या है? हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, सुसाइडल थॉट, गिल्टी एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एलिवेटेड मूड एंड इंक्रीज साइकोमोटर, इंसोम्निया एंड यूफोरिया। देखिए, इंसोम्निया, यूफोरिया, एलिवेटेड मूड एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ये जो सब सिम्टम्स हैं ये लगभग मेनिया के सिम्टम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है डिप्रेशन के सिम्टम्स और मोस्ट सीवियर डिप्रेशन के सिम्टम्स वहाँ आएंगे जहाँ सुसाइडल थॉट पेशेंट में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस और सुसाइडल थॉट आपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ये इमेज कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। देखिए, ये एक ड्रेन है, ओपन ड्रेन है या क्लोज ड्रेन है या जैक्सन प्रेट ड्रेन है या सिंपल ड्रेन है। देखिए, ये एक रोमोवैक ड्रेन है, रोमोवैक ड्रेन। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में रोमोवैक ड्रेन नहीं दिया गया है, तो पूछा गया है ओपन ड्रेन है या क्लोज ड्रेन है। ये एक कंप्लीटली क्लोज्ड सर्किट रहता है, इसलिए ये एक क्लोज ड्रेन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर और हम बात करें रिगार्डिंग द ड्रेन्स, तो देखिए एक्टिव ड्रेन होता है और एक पैसिव ड्रेन। एक्टिव ड्रेन यानी कि वो ड्रेन होता है जिसमें सक्शन क्रिएट किया जाता है, चाहे वो पहले ही नेगेटिव सक्शन क्रिएट कर दिया जाए। एक्टिव ड्रेन्स आर मेंटेन अंडर सक्शन आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव वे में सक्शन हो या नेगेटिव वे में सक्शन हो, यानी कि एक्टिव ड्रेन वहाँ पे एक्टिव रहेगा आपका। जैसे कि जैक्सन प्रेट ड्रेन, ये जैक्सन प्रेट ड्रेन है, ये एक नेगेटिव सक्शन पे बेसिस पे काम कर रहा है। हीमोवैक ड्रेन या रोमोवैक ड्रेन जो होता है, जिसको पहले ही हम लगाने से पहले पिंच करके नेगेटिव सक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि लगा हुआ जहाँ पे भी है, जैसे ये हीमोवैक ड्रेन है, इसमें जो भी ड्रेन जो आएगा वो अपने आप आएगा, क्योंकि जब इसको हम लगाएंगे तो इसको पंच करके कंप्लीटली इसको बंद करके जब लगाते हैं। ठीक है, अभी जब धीरे धीरे इसमें ड्रेन वापस आने लग जाएगा तो इसका साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये एक हीमोवैक ड्रेन है और ये एक्टिव ड्रेन है। क्लोज ड्रेन में आएगा क्योंकि ये पूरा इसका सर्किट जो वो बंद रहता है, इसमें कहीं भी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत ही मिनिमम रहते हैं। पैसिव ड्रेन मतलब जिसमें अपने आप ही ड्रेन आ रहा है। अपने आप किस में आता है, जैसे इसमें लगा हुआ है पेनरोज ड्रेन में आएगा। ये कोरुगेटेड ड्रेन जो लगा हुआ है, इसमें अपने आप ही ड्रेन आता रहेगा। इसमें ना तो पेशेंट को कुछ करना है और ना ही ये जो ड्रेन वाला जो सिस्टम है उसमें कुछ करने की जरूरत रहती है। जैसे फोरिज कैथेटर में भी अपने आप ड्रेन होता रहता है, टी ट्यूब में भी अपने आप ड्रेन रहता है, एनजी ट्यूब में भी अपने आप ड्रेन होता रहता है। तो ये एक पैसिव ड्रेन है। और ओपन पैसिव ड्रेन में भी कौन सा आता है, ये कोरुगेटेड। देखिए, ये यहाँ तक ये बस ओपन है। पेनरोज ड्रेन जो होते हैं ये भी ओपन है, तो ये एक ओपन है। जो ये देखिए पूरा का पूरा सर्किट जो इसका क्लोज्ड है, तो ये एक क्लोज्ड ड्रेन है। और अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव सक्शन पे बेस्ड है तो ये एक एक्टिव ड्रेन होगा। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव किसी तरह का भी सक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स से या अपने आप ही वहाँ से कोई फ्लूइड हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर, अंडर प्रेशर अगर आ रहा है, तो वो पैसिव ड्रेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है आपका, व्हेन टीचिंग ए क्लाइंट विद पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज अबाउट फुट केयर, ए नर्स शुड इंक्लूड विच इंस्ट्रक्शन। एक पेशेंट है जिसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है, उसको फुट केयर के लिए नर्स का इंस्ट्रक्शन देगी। फर्स्ट ऑप्शन है अवॉइड यूजिंग कॉर्न स्टार्च ऑन द फीट में कॉर्न स्टार्च यूज नहीं करना है। अवॉइड यूजिंग नेल क्लिपर टू कट द नेल कट करने के लिए नेल क्लिपर का यूज़ नहीं करना है। अवॉइड वियरिंग कैनवास शूज़ का यूज़ नहीं करना है। अवॉइड वियरिंग कॉटन सॉक्स या कॉटन सॉक्स का यूज नहीं करना है। देखिए, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ का मतलब क्या है कि वहाँ पे पेशेंट में वास्कुलर प्रॉब्लम जो है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है पेरिफेरल साइड में, लोअर लिस्टम एक्सट्रीमिटीज़ में। तो वहाँ पे क्या है, ब्लड की सप्लाई कम होगी। ब्लड की सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे वुंड होने के, यानी कि लेक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से पैलर देखने को मिलेगा, नमनेस देखने को मिलेगा, अल्सर होने के चांसेस रहेंगे। अगर अल्सर हो गया है तो वहाँ पे गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि पुअर ब्लड की सप्लाई वहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब इस तरह के पेशेंट को फुट केयर देने के लिए नर्स को क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, नर्स को प्रॉपर केयर उसका करना है ताकि फुट का कि उसमें अल्सर डेवलप नहीं हो सके। अगर नेल कट नहीं करेंगी तो इंग्रो टोएनेल पेशेंट में देखने को मिल सकता है और इंग्रो टोएनेल से वहाँ पे अल्सर हो सकते हैं। इसलिए नर्स क्या करेगी कि उसको टोएनेल्स का केयर करने के लिए बोलेगी। तो ये ऑप्शन तो हमारा हट गया है। ठीक है, कि अवॉइड नहीं कराना है, क्योंकि हमें तो अवॉइड दिया हुआ है सभी में, तो अवॉइड नहीं कराना है बल्कि हमें ये कराने के लिए बोलना है। तो ठीक है, ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। अवॉइड वियरिंग कैनवास शूज़, अवॉइड वियरिंग कॉटन सॉक्स। कॉटन सॉक्स जो है कि वहाँ पे पेशेंट को जो पैर में पर्सपिरेशन जो देखने को मिलेगा, पर्सपिरेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि पसीने को एब्जॉर्ब करने के लिए, पर्सपिरेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉटन हेल्पफुल होती है। तो अवॉइड नहीं करना है बल्कि हम कॉटन सॉक्स को पहनने के लिए एडवाइस करेंगे पेशेंट को। इसलिए ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा।
कॉर्न स्टार्च जो ये भी पर्सपिरेशन को अवॉइड करता है या सोक करता है। पर्सपिरेशन को या पानी को सोक करने के लिए यहाँ पे कॉर्न स्टार्च का यूज़ करेंगे, इसको अवॉइड नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही जाएगा, क्योंकि अवॉइड वियरिंग कैनवास शूज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि कैनवास जो है ये प्रमोट पर्सपिरेशन प्रमोट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि पैरों में नमी बनी रहेगी, वेट रहेंगे तो वहाँ पे किसी भी रीजन से स्किन के डिस्क्वेमेशन होने के चांसेस रहेंगे, और पेशेंट को अगर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है तो वहाँ पे अल्सर जल्दी डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अवॉइड वियरिंग कैनवास शूज़ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है? 3.5 से 5.1 मिलीकॉलन पर लीटर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 160/80 mmHg, देन व्हाट इज द पल्स प्रेशर ऑफ द पेशेंट। एक पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी 160 है, डायस्टोलिक 80 है, तो उसका पल्स प्रेशर कितना होगा? देखिए आपको पता है पल्स प्रेशर के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक कितना है 160, डायस्टोलिक कितना है 80, तो पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा? 160 में से 80 गया तो 80, तो पल्स प्रेशर कितना हो गया? 80 mmHg। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर नॉर्मल पल्स प्रेशर की हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 mmHg होता है, क्योंकि नॉर्मल बीपी कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक कितना होता है 80, तो 120 में से 80 गया तो 40, तो 40 mmHg जो है नॉर्मल पल्स प्रेशर देखने को मिलता है। अगर नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120/80 देखने को मिलता है। अगर इसको हम पास्कल में लिखें तो 16/11 किलो पास्कल होता है, 16/11 किलो पास्कल होता है। ये ESI में पूछा हुआ है, 16/11 किलो पास्कल। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम बात कर लें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर जो होता है, इसके तीनों का नॉर्मल रेशियो की अगर बात करें तो तीनों का नॉर्मल रेशियो 3:2:1। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना 80, पल्स प्रेशर कितना नॉर्मली 40, तो 3, 2 और 1 ये इसका अनुपात रहता है, रेशियो रहता है 3:1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है मीन एट्रियल प्रेशर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 2D + S/3। 2D यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर का 2 गुना डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है नॉर्मली 80, 2D + S यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120/3। तो ये आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? मीन एट्रियल प्रेशर 93.3 mmHg। तो मीन एट्रियल प्रेशर कितना होता है 93.3 mmHg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120, डायस्टोलिक 80 और पल्स प्रेशर नॉर्मली कितना होता है 40 mmHg। ठीक है, और अगर तीनों के रेशियो की बात की जाए सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर की, तो आएगा 3:2:1, और अगर किलो पास्कल में अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को लिखा तो 16/11 किलो पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए पेशेंट प्लान फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्सीजन। पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए कौन सा पेशेंट कोई भी प्लान है उसका नर्सिंग डायग्नोसिस प्रॉपर या नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है पोजीशन टू द लेफ्ट साइड पोजीशन पेशेंट को देना है, वार्म द डायलिसाइड सॉल्यूशन बिफोर द प्रोसीजर। डायलिसाइड सॉल्यूशन का मतलब जिससे हम सॉल्यूशन से पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं उसको वार्म करना है पहले, या इंसर्ट फोलिज कैथेटर को पेशेंट को आपको यहाँ पे फोलिज कैथेटर लगाना है, या अस्कल्टेट एंड पाल्पेट द ब्रूट एंड थ्रिल, या ब्रूट और थ्रिल को अस्कल्टेट या पाल्पेट करना है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जा रही है पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट में जब भी हम डायलिसिस सॉल्यूशन जो रहता है उसको पहले बॉडी लेवल पे टेम्परेचर पे हम वार्म करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भी डायलिसाइड का सॉल्यूशन है उसको हम वार्म करेंगे बॉडी टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ पे अगर बगैर वार्म की पेशेंट को आप दे देंगे तो पेशेंट को हाइपोथर्मिया डेवलप हो सकता है। लेफ्ट साइड में पोजीशन देने का कोई जरूरत नहीं है, फोलिज कैथेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और अस्कल्टेट एंड पाल्पेट ब्रूट एंड थ्रिल को पेरिटोनियल डायलिसिस में इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। इनका जब हीमोडायलिसिस होता है तो वहाँ पे ब्रूट और थ्रिल को अस्कल्टेट और पाल्पेट किया जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये पेशेंट हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया हैविंग सीजर, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। एक पेशेंट है जिसको प्री एक्लेम्सिया हो रखा है, उसका भी सीजर हो रहा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। इस पेशेंट के लिए क्या प्रायोरिटी मैनेजमेंट होगा? लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, एयरवे क्लियरेंस, पोजीशन ऑफ पेशेंट और प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। देखिए जब भी हमारे पास में कोई भी पेशेंट है और तो पेशेंट का प्रायोरिटी मैनेजमेंट हम बात कीजिए तो पेशेंट को सबसे पहले में कोई भी दूसरी इंजरी से होने से प्रिवेंट करना है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। देखिए रेस्पिरेशन हमारा हमेशा प्रायोरिटी रहेगा फर्स्ट, और दूसरा प्रायोरिटी हमारा हमेशा रहेगा पेशेंट को इंजरी से
प्रिवेंट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, तो सीजर आने में क्या रहेगा, पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए पेशेंट को प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी और एयरवे क्लियरेंस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सीजर की बात की जा रही है, तो सीजर वाले पेशेंट को हमें पहले इंजरी से प्रिवेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सीक्वेंस ऑफ WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इज। देखिए WHO के द्वारा एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट दी गई है ताकि किसी भी पेशेंट को गलती से कोई दूसरा सर्जरी नहीं किया जाए, या कोई भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन OT में होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट डेवलप किया गया है WHO के द्वारा। इसमें कौन कौन से स्टेप है ये आपसे पूछा गया है, साइन इन साइन आउट टाइम आउट, साइन आउट साइन इन टाइम आउट, टाइम आउट साइन आउट साइन इन टाइम आउट और साइन आउट, ये सीक्वेंस से पूछा गया है। देखिए फर्स्ट ये डी ऑप्शन आपका आंसर सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को एक तो साइन इन होता है, एक होता है टाइम आउट और एक होता है साइन आउट। तो ये 3 पॉइंट होते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में। साइन इन जो है ये किया जाता है कब, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, पेशेंट को OT टेबल पे ले जाने के बाद में एनेस्थीसिया देने से पहले साइन इन वाला जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। साइन इन में क्या क्या पूछते हैं पेशेंट को, कि पेशेंट को कोई भी एलर्जी है, नॉन एलर्जी है या नहीं, क्या पेशेंट को आपको डिफ़िकल्ट एयरवे लग रहा है, ठीक है, या पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई पेशेंट को एलर्जी है। इसके अलावा पेशेंट में कितनी देर तक मतलब इसके अलावा कि और कितनी देर तक पेशेंट को दूसरा मैकेनिकल वेंटिलेशन या पोस्ट ऑप रिकवरी के बाद में वेंटिलेशन की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, टाइम आउट कब किया जाता है, टाइम आउट किया जाता है बिफोर स्किन इंसिजन, पेशेंट को इंसिजन लगाने से पहले टाइम आउट वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसको कंफर्म करता है टाइम आउट वाले को कौन, सर्जन जो होता है जिसको सर्जरी करनी है वो करता है, और साइन इन वाले प्रोसीजर को फॉलो कौन करता है, जब जो एनेस्थीसिया वाला होता है, एनेस्थेटिस्ट जो होता है वो इसको कंप्लीट करते हैं कि पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या नहीं, एलर्जी है या नहीं। टाइम आउट में बिफोर स्किन इंसिजन किया जाता है, सर्जन जो है वो कंफर्म करता है। क्या क्या पूछते हैं कि पेशेंट का क्या सर्जरी होना है, पेशेंट सेम है या नहीं है, पेशेंट का साइट कौन सा है सर्जरी का, कितना ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं, ठीक है, पेशेंट का रिकवरी का प्रोसीजर कितना रहेगा, क्या रिकवरी ये कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा साइन आउट। साइन आउट कब किया जाता है, बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेशन रूम, यानी कि OT से बाहर जाने से पहले ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और इसमें सब कुछ पूछा जाता है, क्या 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 पूछते हैं, प्रोसीजर का क्या नाम है, ठीक है, कंप्लीट प्रोसीजर हुआ नहीं, इंस्ट्रूमेंट जो आपने OT के टाइम पे यूज़ किए तो वो सभी कंप्लीट मिले हैं या नहीं, और फिर बाद में सर्जन, एनेस्थीसिया और नर्स, इन तीनों चीज़ों से कंफर्म किया जाता है कि कोई भी आइटम मिसिंग तो नहीं है, पेशेंट के हो सकता है अंदर रह गया हो, ठीक है, या कोई गुम हो गया है, और फिर नीचे सभी के साइन कराए जाते हैं। तो ये एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, इसमें साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट ये 3 स्टेप रहते हैं। साइन इन जो है वो एनेस्थीसिया वाले कंफर्म करते हैं, टाइम आउट जो है वो सर्जरी वाले करते हैं, और साइन आउट को तीनों मिल करके करते हैं, सर्जन, एनेस्थीसिया वाले और नर्सेज, ठीक है। साइन इन को बिफोर इंडक्शन किया जाता है, टाइम आउट को बिफोर स्किन इंसिजन किया जाता है, और साइन आउट को बिफोर पेशेंट शिफ्टिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द OT, जब OT टेबल से पेशेंट बाहर जाता है तो उससे पहले ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्पज ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे। नेशनल डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट करने का क्या पर्पज है, इरेडिकेट इंटेस्टाइनल वर्म, इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग, इम्प्रूव IMR एंड MMR, इरेडिकेट पॉवर्टी। डी वार्मिंग डे नेशनल मेंटेन्स करने का या सेलिब्रेट करने का क्या पर्पज़ है, इरेडिकेट इंटेस्टाइनल वर्म्स को इरेडिकेट करने के लिए नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें क्या है, हेलमिंथीज और ये जो वर्म्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए एल्बेंडाजोल मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंटी हेलमिंथीज मेडिकेशन है, इरेडिकेट इंटेस्टाइनल वर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच असेसमेंट डन बाई LARC। LARC के द्वारा कौन सा असेसमेंट किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन, फीटल मैच्योरिटी, गेस्टेशनल एज, सर्वाइकल डायलेशन। देखिए LARC का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। तो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से आते हैं, जो हमारी हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती है वो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन में आते हैं। तो इनका पर्पज क्या, इनका लिंक किस चीज़ से है, कॉन्ट्रासेप्शन से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये फीटल मैच्योरिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सर्वाइकल डायलेशन का मेजरमेंट या असेसमेंट जो है LARC के थ्रू नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी के तीनों जो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर मेजर द ET ट्यूब साइज इन चिल्ड्रन। बच्चों में ET ट्यूब साइज मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ए ऑप्शन एज अपॉन 4 ईयर प्लस 4। देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं, अगर बेबी का एज 6 ईयर से कम है, बिलो 6 ईयर, लेस देन 6 ईयर है, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो है एज अपॉन 3 प्लस 3.5,
ठीक है। अगर 6 से 12 साल तक के लिए यूज़ करना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एज अपॉन 4 + 4.5। ठीक है, ये सारी चीज़ें एमएम में आएंगी। टोटल वैल्यू जो आएगी वो, ये दोनों फॉर्मूला हम 6 साल तक के बच्चे के लिए और 6 से 12 साल तक के बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है वो सही जाएगा, लेकिन ये 4.5 होता। ठीक है, ऑप्शन ए। आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं तो बस, ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन ईजिली से सोल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि पोजीशन एंडोट्रेकियल ट्यूब जब डालते हैं तो इसके लिए कौन सा पोजीशन रखते हैं, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब के लिए प्रेशर कितना रखते हैं, 20 से 25 mmHg का प्रेशर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट रिटर्न फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल बाइंडर इज अप्लाइड, वेयर इज द पर्पज ऑफ एब्डोमिनल बाइंडर। एक पेशेंट है जिसका एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है और अभी पेशेंट जब आया है आपके पास में तो उसको एब्डोमिनल बाइंडर लगे हुए हैं। तो एब्डोमिनल बाइंडर का क्या पर्पज है? फर्स्ट है प्रिवेंट द इंसिजन साइट फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग कफ एंड स्नीजिंग, स्टॉप द ब्लीडिंग, गिव प्रेशर, प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को प्रिवेंट नहीं करता है, प्रेशर को भी देने का काम नहीं करता, गिव द प्रेशर, प्रेशर देने का काम नहीं करता है, स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को भी रोकने का काम नहीं करता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रिवेंट द इंसिजन साइट, इंसिजन साइट को प्रेशर, पेशेंट के प्रेशर से या कफिंग और स्नीजिंग की वजह से जो प्रेशर पड़ेगा उसको प्रिवेंट करने के लिए इंसिजन साइट पे एब्डोमिनल बाइंडर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। एब्डोमिनल बाइंडर इज अप्लाइड आफ्टर सर्जरी, पर्पज ऑफ द बाइंडर इज, इस बाइंडर का क्या पर्पज है? सपोर्ट द इंसिजन, इंसिजन वाली साइट पे इसको हम लगाते हैं। क्या सपोर्ट करता है ये कि प्रेशर की वजह से वहाँ पे इंसिजन साइट जो है वो ओपन नहीं हो जाए, सर्जिकल सूचर्स जो है वो ओपन नहीं हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एब्डोमिनल बाइंडर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है, पेशेंट विद एंटीरियर मेडुला ब्रेन इंजरी हैज डीप इरेगुलर हाइपोवेंटिलेशन विद एपनिया, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज, बायोटॉट, साइनिस्टॉक, कुसुमल और इपनिया। देखिए, कोई भी पेशेंट है जिसको मेडुला ब्रेन इंजरी हुआ है, एंटीरियर मेडुला, और अभी पेशेंट का रेस्पिरेशन इरेगुलर है, हाइपोवेंटिलेशन है और एपनिया भी है, तो ये कौन सा रेस्पिरेशन है? देखिए, रेस्पिरेशन के अगर एब्नॉर्मलिटीज़ में बात करें हम, अगर पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन के साथ में एपनिया है, हाइपोवेंटिलेशन के साथ अगर एपनिया है तो बायोटॉट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हाइपरवेंटिलेशन विद एपनिया है, हाइपरवेंटिलेशन विद एपनिया है तो देखने को मिलेगा चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पे हाइपरवेंटिलेशन विद एपनिया है तो बायोटॉट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कुसुमल रेस्पिरेशन जो है, कुसुमल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? कुसुमल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है डीप गैस्पिंग रेस्पिरेशन, गैस्पिंग रेस्पिरेशन, जैसे कि डायबिटिक किस्टो एसिडोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं कुसुमल रेस्पिरेशन। यूपनिया, ये जो नॉर्मल रेस्पिरेशन आप और हम जो कर रहे हैं वो नॉर्मल रेस्पिरेशन है, इसको हम बोलते हैं यूपनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ विल यू असेस सीवियर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन एज नर्सिंग ऑफिसर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप नर्सिंग ऑफिसर है, वहाँ पे सीवियर डिहाइड्रेशन चिल्ड्रन में कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट है डिलेड रिबाउंडिंग, डीपली संकन आइज, अल्टर्ड मेंटल स्टेट्स, इंक्रीज थर्स्ट। ये सीवियर डिहाइड्रेशन बेबी असिस्ट चिल्ड्रन में आप कैसे असेस करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, बी आंसर करेक्ट जाएगा, क्योंकि डीपली संकनाइज यहाँ पे पेशेंट का है जो वो डिहाइड्रेशन आपको शो कराएगी, और सीवियर डिहाइड्रेशन में डीपली संकनाइज यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम और यहाँ पे बात करें, स्किन टर्गर कैसे चेक करते हैं? स्किन टर्गर के चेक करने की यहाँ पे अगर बात की जाए कि एडल्ट में स्किन टर्गर कहाँ पे चेक करेंगे हम? स्टर्नम या चेस्ट पे करेंगे, और चिल्ड्रन में अगर हमें स्किन टर्गर चेक करना है डिहाइड्रेशन के लेवल में तो वो हम चेक करेंगे एब्डोमन में। ठीक है, एडल्ट के लिए स्टर्नम या चेस्ट, और चिल्ड्रन में चेक करेंगे तो एब्डोमन से चेक करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन हैज़ द साइड इफेक्ट ऑफ पिंकिश ऑरेंज कलर यूरिन। पिंकिश ऑरेंज कलर यूरिन इनमें से कौन सी मेडिसिन की वजह से देखने को मिलता है? रिफाम्सिन की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होने के लिए इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नेल्लीपेरा और ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन कोज है। लेकिन रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो आती है कम्बाइंड ओरली, वो नेल्लीपेरा है वो भी, और तो ये तीनों ऑप्शन जो है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ अबव में ये आंसर जाएगा कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो है वो तीनों ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन जो है वो एचपीवी इन्फेक्शन है, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो ये तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। हाइपरटेंसिव पेशेंट में इनमें से कौन सी मेडिकेशन नहीं देते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लेबेटोल, लेवनोर्जिस्टोल और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। देखिए, लेबेटोल तो क्या है, ये एक बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन है, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम देते हैं। लेवनोर्जिस्टोल दे सकते हैं,
और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी देते हैं। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या है कि इसमें एस्ट्रोजन रहता है, और एस्ट्रोजन जो है वो वाजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, और वाजो कंस्ट्रिक्शन जब होगा तो पेशेंट का बीपी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पे पेशेंट क्या है, पहले ही आपके पास में हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इसलिए इस पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लीस्ट यूज कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इनमें से लीस्ट यूजफुल कौन सा कैनुला है? देखिए कॉमनली हम ग्रीन वाले से देते हैं, ये या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम 18 नंबर वाला कैनुला यूज करते हैं। पिंक वाले से भी दे सकते हैं, ग्रे से भी दे सकते हैं, क्योंकि ब्लू वाला जो सबसे कम साइज़ का होता है हमारे पास, कम साइज़ यानी कि हम इसका जो गेज है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि इसको ब्लू वाले कैनुला को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ ए पेशेंट वांट डामा DAMA व्हाट इज़ द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी? डामा का मतलब क्या होगा? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। पेशेंट डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे? नोटिफाई द फिजिशियन, अलाउ टू लीव, पेशेंट को जाने के लिए बोल देंगे, डोंट गिव परमिशन नहीं देंगे, ऑल ऑफ अबव सब कुछ करेंगे, या नोटिफाई द फिजिशियन, हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है नोटिफाई फिजिशियन, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इफेक्टिव कॉपर टी 380A इज? कॉपर टी जो 380A है ये कितने टाइम के लिए इफेक्टिव रहती है? 10 ईयर्स। 380 इसमें क्या है? 380 इसमें जो है इसका सरफेस एरिया है वो है जितने पे ये कॉपर लगाया जाता है, 380 mm³ एरिया है, उसको डिनोट करता है ये 380, और ये 10 ईयर के लिए इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर को जीका वायरस डिजीज? इनमें से कौन सा वायरस जो वैक्टर है वो जीका वायरस डिजीज करता है? कौन सा करता है? एडीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जीका वायरस डिजीज ट्रांसमिट टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू द बाइट से होती है। एडीज स्पीसीज जो जिससे कि डेंगू फैलता है, एडीज इजिप्टी वाला वही, ठीक है। ईटी इज़ यूजुअली बिट ड्यूरिंग द डे टाइम, ये जो मॉस्किटो है ये डे टाइम में कट करता है। जीका वायरस डिजीज़ के बारे में बात करें तो पॉजिटिव एजेंट इसका जीका वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 14 दिन का होता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो बाइट से होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ब्लड ट्रांसमिशन से भी हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो मदर से चाइल्ड में है डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जीका वायरस जो है वो एक फ्लेवी वायरस वाला डिजीज़ है। वेक्टर इसके लिए कौन सा है? एडीज इजिप्टी वाला वायरस मॉस्किटो जो है वही रेस्पॉन्सिबल है और डे में कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेडिकार्डिया, वार्म ड्राई स्किन एंड हाइपोटेंशन सिम्टम सजेस्टिव टू न्यूरोजेनिक शॉक, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक? न्यूरोजेनिक शॉक का अदर दूसरा नाम क्या है? देखिए कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, एक होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक, हाइपोवोलेमिक, और एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। न्यूरोजेनिक को हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कार्डियोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक है और हाइपोवोलेमिक शॉक है, ये 5 तरह के टोटल शॉक होते हैं। न्यूरोजेनिक को हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर क्रच फ्रॉम एक्जिला, एक्जिला के नीचे जो हम क्रच लगाते हैं उसका एप्रोप्रिएट पोजीशन क्या है? 5 to 6 फिंगर बिलो फ्रॉम एक्जिला, एक्जिला से 5-6 फिंगर नीचे लगाते हैं, 2-3 इंच नीचे लगाते हैं, 2-3 फिंगर नीचे लगाते हैं, या लेवल ऑफ एक्जिला के लेवल पे लगाते हैं। देखिए 2 से 3 फिंगर विड्थ बिटवीन द क्रिच एंड अंडर आर्म्स के या एक्जिला के 2 से 3 फिंगर नीचे लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्लाइट बैंड इन टू द एल्बो, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्लक्शन यहाँ पे रहना एल्बो लेवल पे जरूरी रहता है। और ये जो बार है ये जहाँ पे पेशेंट वेट देता है ये इन पे पेशेंट को होल्ड करना है, इन पे वेट देना है। वेट गोज थ्रू द हैंड के थ्रू दिया जाएगा, इन बार्स पे दिया जाएगा। और बॉटम एंड ऑफ द क्रच मोर देन विड्थ अपार्ट, यानी कि जो ऊपर वाला एरियाज में जो जितना डिस्टेंस है इतना इससे ज़्यादा नीचे वाले एरिया में रहेगा ताकि प्रॉपर बेस सपोर्ट बना रहे, ठीक है। ये हम क्रच के रिगार्डिंग बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिसियोटोमी शुड बी डन एट, एपिसियोटोमी कब की जाती है? प्रायर टू क्राउनिंग, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द सर्विक्स। देखिए आफ्टर डिलीवरी ऑफ सर्विक्स ये तो कोई क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी के डिलीवरी से होने से पहले नहीं करते हैं। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स का फुल डायलेट हो गया तब भी नहीं करते हैं। प्रायर टू क्राउनिंग, जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग किया जाता है एपिसियोटोमी, इसको हम बोलते हैं पेरिनियोटोमी। मोस्ट कॉमन जो प्रोसीजर है ऑब्स्टेट्रिक में यही किया जाता है एपिसियोटोमी। और मोस्ट कॉमन एपिसियोटोमी का जो टाइप है वो है मीडियो लेटरल एपिसियोटोमी, मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है हालांकि, लेकिन मीडियो लेटरल सबसे ज़्यादा होता है। और सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो मीडियो लेटरल मोस्ट कॉमन है, और सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो मीडियन एपिसियोटोमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस नर्स नोट दैट द इंसिजन साइट इज रेड वार्म एंड स्वेलिंग दैट इंडिकेट। देखिए एक पेशेंट है जो अभी डिस्चार्ज होकर जा रहा है, लेकिन डिस्चार्ज होते टाइम नर्स ने देखा है कि उसकी इंसिजन साइट यानी कि जहाँ से आपने सर्जरी किया था वो इंसिजन साइट है जहाँ पे कट लगाया था वो रेड है अभी
वार्म, वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, स्वेलिंग भी आपको देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, वुंड डिसेंस है या इन्फेक्शन है, हेमरेज है, एविसरेशन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है, रेडनेस देखने को मिल रही है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है इंसिजन साइड पे, या डिस्चार्ज भी और देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे पेशेंट में इन्फेक्शन होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वुंड डिसेंस का मतलब क्या होता है, जो वुंड के जो एजेज हैं, एज है वो अगर सेपरेट हो रहे हैं तो उसको हम वुंड डिसेंस बोलते हैं। वुंड एविसरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी अंदर का जो कंटेंट है उसका बाहर आ जाना, एक्सटर्नल एरिया में आ जाना, या अंदर के कंटेंट का, उसको हम बोलते हैं एविसरेशन। ठीक है। हेमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। तो यहाँ पे क्या है, वार्म है, रेडनेस है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, इसका मतलब इन्फेक्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी, सीरम लिथियम शुड बी मॉनिटर्ड आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ। देखिए एक पेशेंट है लिथियम थेरेपी तो चल रहा है, तो लिथियम थेरेपी का या लिथियम मेडिसिन का लेवल कितने फर्स्ट डोज देने के कितनी देर बाद में चेक किया जाता है, 12 आवर्स बाद में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लिथियम के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें कि लिथियम का नॉर्मल लेवल, थेरेपेटिक लेवल जो 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। लिथियम का टॉक्सिक लेवल कब हो जाएगा, 1.5 मिली इक्विवेलेंट से अगर ज़्यादा है तो देखने को मिलेगा। और अगर पेशेंट की डेथ की बात करें तो 3 से 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाने पे पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है। जब किसी पेशेंट को लिथियम चल रहा है तो वहाँ पे पेशेंट में लिथियम टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। वहाँ पे टेनाइटिस, सेलर स्पीच, डेलेरियम, ब्लड विजन, कन्फ्यूजन, एटैक्सिया, एजिटेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। पेशेंट को डायूरेटिक मेडिकेशन लिथियम वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम आयन की बात करें तो वहाँ पे हमें सोडियम आयन का रेगुलेशन करने की जरूरत होती है लिथियम वाले पेशेंट के लिए। ठीक है, ये था सब लिथियम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच का ड्यूरेशन क्या होता है? देखिए पीपीएच का मतलब होगा पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज दो तरह से होता है, प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाले को हम बोलते हैं लेट हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज का मतलब क्या होगा, जो डिलीवरी होने के फर्स्ट 24 आवर्स में हो जाता है उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी हेमरेज। और जो फर्स्ट 24 आवर्स कंप्लीट हो जाने के बाद से और 6 वीक तक जो होता है उसको हम बोलते हैं लेट पीपीएच या सेकेंडरी पीपीएच। मोस्ट कॉमन पीपीएच जो है या अर्ली पीपीएच जो है वो होता है हमारा जो फर्स्ट 24 आवर्स में ही हो जाता है, उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी पीपीएच। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेकेंडरी पीपीएच कौन सा, तो सेकेंडरी पीपीएच कौन सा होता है, जो आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड में जो डेवलप होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जो स्टार्टिंग है फर्स्ट 24 आवर में हो जाता है उसको हम बोलते हैं अर्ली पीपीएच या प्राइमरी पीपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ केएमसी। केएमसी कंगारू मदर केयर का क्या पर्पज है? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग, एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। कंगारू मदर केयर का पर्पज है मेन हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केएमसी के रिगार्डिंग अगर पढ़े तो लो कॉस्ट अप्रोच फॉर द केयर, लो बर्थ वेट बेबी के केयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेथड इंट्रोड्यूस किया था एजर रे ने 1978 में। ठीक है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यहाँ पे मेंटेन करते हैं, थर्मल कंट्रोल होता है, इफेक्टिव होता है, ब्रेस्ट फीडिंग भी बढ़ती है और बॉन्डिंग भी मदर बेबी के बीच में बढ़ती है। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट केएमसी की अगर बात करें तो पोजीशन है क्या, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहेगा प्रेग्नेंट में, लैक्टेटिंग मदर का और बेबी का। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी कराएंगे यहाँ पे। अर्ली डिस्चार्ज होगा, फॉलो अप केएमसी शुड बी कंटिन्यूड एट होम। केएमसी को कंगारू मदर केयर को होम पे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। लो कॉस्ट अप्रोच हमारा इसमें रहता है, कोई भी खर्चा नहीं होता है। केएमसी जो है वो लो बर्थ वेट बेबीज के लिए कॉमनली प्रीफर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रीजन क्या है, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनिंग इज टू बी स्टार्टेड एट विच मंथ। वीनिंग को कब स्टार्ट किया जाता है? वीनिंग का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, जब हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है अप टू 6 मंथ। जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ जो धीरे धीरे पेशेंट को, जैसे दाल का पानी है, हल्का लिक्विड है जो पाउडर वाला फॉर्म में जो आता है, या इसके अलावा जो बाहर से जो पानी पिलाया जाता है, ये सारी जो चीज़ें दूसरी ऐड कर रहे हैं हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वीनिंग। और वीनिंग हम कब करते हैं? जब 6 महीने के बाद में की जाती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कोज बाय वायरस एक्सेप्ट। इनमें से सारी डिजीज जो वायरस के द्वारा होती है लेकिन एक नहीं होती है, कौन सी? स्क्रब टाइफस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और स्क्रब टाइफस जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया का नाम है ओरिएंटा टुसुमुसी। ठीक है, ये लार्वल माइट थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड चिगर के थ्रू होता है। इसके वेक्टर बोर्न जूनोटिक डिजीज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन होती है। ठीक है, ये बाकी तीनों जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए नॉर्मल वेजाइनल लेबर इज कंड्यूस्ड विच एक्टिविटी विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस प्रोसीजर। एक पेशेंट है जिसका भी नॉर्मल लेबर हो रहा है, वेजाइनल लेबर हो रहा है, तो इनमें से विच एक्टिविटी विल बी, नॉर्मल लेबर में इनमें से कौन सी एक्टिविटी हमेशा प्रेजेंट रहती है? फर्स्ट, गिव फंडल प्रेशर देने की जरूरत रहती है, एपिसिटोमी देते हैं, गिवन पेरिनियल सपोर्ट, गिव मिथार्जिन टू द पेशेंट। मिथार्जिन क्या है?
और ऑक्सीटोसिक मेडिकेशन है। क्या ऑक्सीटोसिक मेडिकेशन हमेशा दी जाती है? इसके बिना क्या डिलीवरी पॉसिबल नहीं है? ऐसा नहीं है ज़रूरी। गिव पेरिनियल, पेरिनियल सपोर्ट हम हमेशा देते हैं पेशेंट को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फंडल प्रेशर भी किसी पेशेंट में देने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन किसी में नहीं होगी। और फंडल प्रेशर भी हम कब देंगे? जब रिटेंड प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा की डिलीवरी नहीं हो पा रही, तब देते हैं। एपिजियोटोमी किसी पेशेंट में दे सकते हैं, आप किसी में देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेरिनियल सपोर्ट हर पेशेंट में दिया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था हम ये नॉर्सेट 2021 के क्वेश्चन के बारे में। इसके बारे में हम अगला नेक्स्ट पेपर जब भी लेके आएंगे तो आएंगे दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू।